हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका HPG के विद अनु में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री ऑफ लाहौल एंड स्पीति, जो मैंने नोट्स बनाए हैं वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश की बुक को कम्प्लीटली एनालिसिस करने के बाद। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको लाहौल एंड स्पीति की हिस्ट्री के सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाहौल और स्पीति की हिस्ट्री का वैसे स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है, लेकिन हेनसांग की यात्रावली और कनिष्क के स्तूप से पता चलता है कि लाहौल स्पीति जो था वो कुल्लू के उत्तर की ओर में बसा हुआ एक छोटा सा रियासत थी। लाहौल और स्पीति पहले अलग अलग रियासतें थीं, इसीलिए हम लाहौल और स्पीति की हिस्ट्री अलग अलग करेंगे ताकि समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम लाहौल की बात करें तो लाहौल का उल्लेख सबसे पहले हमें चीनी यात्री हेनसांग की यात्रावली से मिलता है। हेनसांग 630 से 643 ईस्वी तक भारत में रहा था। 635 में वो जालंधर में था और वहाँ से कुल्लू गया। उसने अपनी जो बुक है उसमें ये लिखा था कि जो कुल्लू से उत्तर की ओर का प्रदेश है वो लाहौल स्पीति है। तो जो लाहौल स्पीति है वो कुल्लू के उत्तर की ओर है। जो दूसरा हिस्ट्री का जो हमें लाहौल की हिस्ट्री का हमें जो पता लगता है वो लगता है कि जास्कर पर्वत श्रृंखला में कनिष्क सम्राट का एक स्तूप था, जिस पर राजा कनिष्क चैत्य कहकर पुकारा गया। लद्दाख निसंदेह कनिष्क साम्राज्य का अंग रहा होगा और लद्दाख के अधीन ही लाहौल और स्पीति भी रहे थे। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो लाहौल है और जो स्पीति है वो किसी न किसी रूप में कुषाण साम्राज्य के भाग थे। इतिहास के आरंभिक काल में जो लाहौल था वो छोटे छोटे गढ़ों या खंडों में विभाजित था और वहाँ पे जो राजा जो राज करते थे उन्हें सामंत कहते थे और इन्हीं सामंतों को लाहौल में क्या कहा गया, जौ कहा गया। तो जो जौ है वो किसको कहते हैं, तो जौ वो शासक थे, वो सामंत थे या फिर वो राणा थे जो लाहौल के छोटे छोटे गढ़ों या खंडों में राज करते थे। अब मैं आपको तिब्बत के राजा की वंशावली बता देती हूँ, जिससे हमें पता लगता है कि लद्दाख, जास्कर, लाहौल और स्पीति किस किस तरीके से बने होंगे। एक समय जो तिब्बत का राजा है वो लंगदारमा था, जो उसका पौत्र था उसका नाम था स्किद-लद नियाम-गोन, जिसका शासनकाल था 900 से 930 ईस्वी तक। उसने क्या किया कि उसने जो अपना तिब्बत का साम्राज्य था वो अपने बड़े पुत्र और सबसे छोटे पुत्र को विभाजित कर दिया। जो उसका बड़ा पुत्र था उसको लद्दाख मिला और जो उसका छोटा पुत्र था उसको जास्कर, लाहौल और स्पीति का क्षेत्र प्राप्त हुआ। लेकिन जो जास्कर है, लाहौल है और स्पीति हैं वो कभी ना कभी पूर्ण रूप से लद्दाख के अधीन रहे। जो स्किद-लद नियाम-गोन का बड़ा पुत्र था उसका नाम दुप्पल-गिये-लदे था और वो लद्दाख का शासक था। उसका छोटा पुत्र दत्त सुगोन या फिर लदे-गत्स-मगोन था। उसका जो राज्य था वो जास्कर, लाहौल और स्पीति तक था, लेकिन लद्दाख ने हमेशा ही इन तीनों पर अपना अधिकार बनाए रखा था। लद्दाख का जो आगे जो वंशावली चलती हैं उसमें बायग चव सामसूपा 1000 ईस्वी में लद्दाख का राजा बना और उसका जो इम्पोर्टेंट काम था उसने ये किया कि स्पीति के जो दक्षिण में ताबो मठ है उसने उसका निर्माण कराया था। इस समय भी जो लाहौल था वो लद्दाख के अधीन था। जो इसका आगे वंशज चला उसका नाम है जमयांग नामग्याल, जो 1560 से 1590 ईस्वी तक लद्दाख का शासक रहा। इसके समय में महत्वपूर्ण घटना ये थी कि बलित स्थानियों ने यहाँ पे आक्रमण किया और इसका फ़ायदा उठाकर स्पीति के राजा ने अपने आप को लद्दाख से स्वतंत्र कर लिया। लेकिन जो लद्दाख के राजा थे वो बहुत ही पराक्रमी थे,
तो जो जमयांग नामग्याल का पुत्र था, उसने क्या किया, 1620 से 1640 ईस्वी तक लद्दाख में जो शासन किया था, उसका नाम था दचोंग नमग्याल। उसने फिर से स्पीति को अपने अधीन कर दिया। एक अन्य घटनाक्रम के अनुसार ये कह सकते हैं कि जो दचोंग नमग्याल का बेटा था देलंग नमग्याल, उसने क्या किया था, स्पीति के सेनापति की पुत्री से विवाह किया था। और ऐसा माना जाता है कि देलंग नमग्याल को जो स्पीति है वो दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। ये तो थी तिब्बत के राजाओं की वंशावली कि किस किस तरीके से लद्दाख, जास्कर और तिब्बत का क्षेत्र अलग अलग प्रांत बना। तो अब हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही देखेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ स्किद लखे निमामगोन के बारे में, और इसके बारे में पहले भी बताया था थोड़ा सा। तो इसने लगभग 900 से 930 ईस्वी तक जो है लद्दाख में शासन किया था। तो जो इसकी जो छठवां पीढ़ी थी, इसकी छठवीं पीढ़ी में जो एक राजा हुआ उसका नाम था लाहचेन उत्पाल। उसने क्या किया था, 1080 से 1110 ईस्वी में उसने क्या किया, उत्तरी और दक्षिणी लद्दाख को संगठित करके कुल्लू पर आक्रमण किया। और वहाँ के जो राजा थे उसका नाम क्या था, उसका नाम था सिकंदर पाल। तो उसने सिकंदर पाल को अपने अधीन कर लिया था और उसने क्या किया, सिकंदर पाल को राजकर देने के लिए बाध्य कर दिया। तो राजकर के रूप में जो कुल्लू ने क्या किया, लोहा और दजोस जो ये एक गाय की प्रजाति है, उसको एकत्रित करके जो एक सुरा गाय की नस्ल का एक पालतू जानवर देना स्वीकार कर दिया। तो कुल्लू ने क्या किया, जो सुरा गांव है वो लद्दाख को देना स्वीकार कर दिया। लेकिन कुल्लू में ये पशु नहीं होता था। फिर उसने क्या किया, कुल्लू ने ऊपरी लाहौल के सामंतों से ही इस सुरा गाय को वसूल करके लद्दाख को दिया गया। तो ये जो पॉइंट है, इसमें यही समझते हैं हम कि लाहौल कभी लद्दाख के अधीन रहा और कभी कुल्लू के अधीन। लाहौल बहुत ही कम समय के लिए स्वतंत्र था, और जब कुल्लू या लद्दाख के शासक कमज़ोर पड़ जाते थे तब भी ही लाहौल अपने आप को स्वतंत्र कर सकता था। तो कुल्लू के राजाओं ने क्या किया, जो सुरा गाय थी वो लाहौल से लेके लद्दाख के शासक को दी थी। कुल्लू के जो राजा थे, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है लाहौल के बारे में। जो कुल्लू के राजा थे सिद्धपाल ने जब अपने वंश को पुनः कुल्लू में स्थापित किया, तो लद्दाख के शासक तसेवांग नामग्याल जो 1530 से 60 ईस्वी में लद्दाख को पार करके कुल्लू पर आक्रमण किया। जो कुल्लू का राजा था उसका नाम है सिद्धपाल। तो उसने ये सोचा कि वो लद्दाख से अपने आप को स्वतंत्र कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उस समय लद्दाख का जो शासक था वो था तसेवांग नामग्याल। तो उसने क्या कर दिया, उसने लाहौल को पार किया और कुल्लू पर आक्रमण कर लिया। तो इससे ये ही सिद्ध होता है कि जो लद्दाख था वो इन सब का जो शक्तिशाली शासक था, और लद्दाख के अधीन कुल्लू और कुल्लू के अधीन लाहौल हमेशा ही रहा होगा। इससे स्पष्ट होता है कि पहले लाहौल उसके अपने अधिकार में रखा होगा और बाद में उसने क्या किया होगा, कुल्लू पर भी शासन कर लिया होगा। इसी तरह उसने क्या किया, कुल्लू पर भी अपना शासन कर लिया। तो थोड़ी सी PDF ऊपर नीचे हो गई है। उसके बाद कुल्लू के जो राजा थे, राजा बहादुर सिंह 1532 से 1559 ईस्वी तक लाहौल को उनसे वापस लेकर अपने अधिकार में कर लिया। तो जो कुल्लू का राजा था बहादुर सिंह, उसने क्या किया, लद्दाख से लाहौल को वापस अपने अधिकार में ले लिया। और कुल्लू के राजा बहादुर सिंह के समय में लाहौल किसके अधीन था, तो इस समय लाहौल जो कुल्लू के अधीन हो गया। मैं इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही बता रही हूँ, और इसी से ही हमें कुल्लू की हिस्ट्री का पता लगता है। तो जो नेक्स्ट राजा थे वो थे कुल्लू के राजा विधिचंद। उसने क्या किया, 1672 ईस्वी में लाहौल पर कब्जा प्राप्त कर लिया। विधिचंद ने
जो लाहौल के सभी जौ थे, अब आपको पता है जौ क्या है। जौ छोटे छोटे सामंत थे जो लाहौल के छोटे गढ़ों या खंडों में शासक करते थे। उन्होंने तो बिधि चंद ने क्या कर दिया, जो सारे जौ है उनको क्या कर दिया, जागीरें दे दी और उनको ठाकुरों की उपाधि प्रदान कर दी। जो आज के समय में लाहौल के ठाकुर हैं वो प्राचीन काल में जौ थे जो छोटे छोटे पार्ट्स में अपना राज्य करते थे। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट राजा है कुल्लू का वो है मानसिंह। तो इसके समय में लाहौर की क्या स्थिति थी ये देखते हैं। कुल्लू के राजा मानसिंह जिसका शासनकाल 1688 से 1719 ईस्वी में था, उसने क्या किया, 1700 में लाहौल की सीमा को उत्तर से लिंगटी घाटी तक बढ़ाया और लाहौल के और लद्दाख के कुछ भाग पर भी अपना अधिकार किया। तो इससे पहले तो लाहौल इनके पास था ही, लेकिन जो मानसिंह था राजा कुल्लू का, उसने क्या किया, उसने लद्दाख का थोड़ा सा पार्ट अपने कब्जे में ले लिया। राजा मानसिंह के समय से लेकर 1886 ईस्वी तक जो लाहौल था कुल्लू के अधीन रहा। अब हमने लाहौल की पूरी हिस्ट्री देख ली कि पहले वो लद्दाख के अधीन था और धीरे धीरे करते हुए वो कुल्लू के अधीन हो गया और 1846 ईस्वी तक लाहौल क्या है, कुल्लू के अधीन ही रहा। और वैसे 1840 से 41 ईस्वी में सिखों ने कुल्लू पर आक्रमण किया था और लाहौल को अपने अधीन कर लिया था। लेकिन 1840 ईस्वी में जब सिखों की हार हुई तो अंग्रेज़ों के हाथों सिखों की हार हुई थी, तो कुल्लू के साथ लाहौल भी अंग्रेज़ों के अधीन आ गया था। 1840 में क्या हुआ था कि अमृतसर संधि हुई थी, जिसके तहत जब सिख हार गए थे तो सिखों को जो लाहौल है वो अंग्रेज़ों को देना पड़ा और इसके बाद जो लाहौल है वो क्या है, अंग्रेज़ों के हाथों में आ गया था। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्पीति की हिस्ट्री के बारे में। मैं आप लोगों को हिस्ट्री इसीलिए अलग अलग करवा रही हूँ क्योंकि इससे जो लर्न करना होता है वो इजी हो जाता है। वैसे तो स्पीति और लाहौल के ऊपर हमेशा ही लद्दाख या फिर कुल्लू का ही कब्ज़ा रहा। तो अब हम स्पीति आगे कंटिन्यूस कर लेते हैं। तो जो स्पीति पे जो राजा शासन करते थे उन्हें हिंदू कहा जाता था क्योंकि वो अपने जो उपनाम है उसके साथ वो सेन जोड़ते थे। तो समुद्र सेन का एक उल्लेख मिलता है और इसका उल्लेख एक ताम्रपत्र में मिलता है जो कुल्लू की निर्मल में स्थित परशुराम मंदिर में है। तो समुद्र सेन का उल्लेख हमें कुल्लू के स्थित निर्मल मंदिर के ताम्रपत्र में मिलता है और इसमें इन ताम्रपत्रों में कुछ अन्य सामंतों के भी नाम दिए हैं, तो जिन्हें महासामंत कहा जाता था। पहला है महासामंत महाराजा वरुण सेन, सेकंड है महासामंत महाराजा संजय सेन, थर्ड है महासामंत महाराजा रवि सेन और फोर्थ है महासामंत महाराजा समुद्र सेन। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम इसके बारे में भी। तो जो राजेंद्र सेन था स्पीति का राजा, इसके समय में एक इम्पॉर्टेंट जो घटना थी वो थी कि कुल्लू के राजा रुद्रपाल पर इसने आक्रमण कर दिया था और लगभग 2 पीढ़ियों तक राजेंद्र सेन ने कुल्लू पर राज किया था। तो स्पीति का कौन सा राजा था जिसने कुल्लू पर 2 पीढ़ियों तक राज किया था, उसका नाम है राजेंद्र सेन। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं राजा चेतसेन। जो स्पीति के राजा चेतसेन इसने क्या किया था, जो कुल्लू के राजा प्रसिद्ध पाल हैं और लद्दाखी राजा ग्यामोर से ये हार गया था और इसी के समय में जो स्पीति है उसका पतन हो गया था। तो इसके समय में स्पीति बिल्कुल भी स्पीति लद्दाख से भी हार गया था और कुल्लू से भी हार गया था। तो राजा चेतसेन जो था स्पीति का राजा, वो किससे हारा था, कुल्लू के राजा प्रसिद्ध पाल और लद्दाख के राजा ग्यामूर और से हार गया था। अब हमने पहले देख लिया था वंशावली कि कैसी है इसमें आगे, तो एक आधे पॉइंट्स और देख लेते हैं। सन 1688 से 1719 में कुल्लू पर राजा मानसिंह का राज था। ये मैंने आपको लाहौल करवाते बार भी करवाया था कि सन 1688 से 1719 में कुल्लू पर राजा मानसिंह का राज था। उसने स्पीति पर आक्रमण करके वहाँ से कर वसूला था। उसने लाहौल पे भी
लाहौल पर भी आक्रमण किया था और लाहौल के साथ साथ लद्दाख के थोड़े से भाग पर भी उसने कब्जा किया था। तो इसने क्या किया, स्पीति पर भी इसने उस समय आक्रमण किया था। और इस समय जो प्रसिद्ध व्यापारी थे विलियम मूरक्राफ्ट एंड ट्रेबैक, उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि सन 1821 तक स्पीति लद्दाख के अधीन था। तो किसने, कौन कौन व्यापारी जो लद्दाख आए थे, वो है विलियम मूरक्राफ्ट एंड ट्रेबैक। तो यात्रा वृत्तांत में उन्होंने क्या लिखा कि 1821 तक जो है स्पीति है लद्दाख के अधीन रहा था तथा कुल्लू को भी राज कर देता था। तो जो स्पीति है वो क्या करता था, लद्दाख को भी राज कर देता था। जब अधीन रहा होगा तो राज कर तो देगा ही, और साथ साथ वो कुल्लू को भी राज कर देता था। तो कहीं ना कहीं ये स्पीति से जो स्पीति है वो कुल्लू के अधीन भी था और लद्दाख के अधीन भी था। तो नेक्स्ट क्या है, महाराजा गुलाब सिंह के प्रसिद्ध सेनापति। एक बार क्या हुआ, महाराजा जो गुलाब सिंह है ये कहाँ का राजा था, ये जम्मू का राजा था कि जो उसका प्रसिद्ध सेनापति था जोरावर सिंह ने सन 1835 में लद्दाख पर अधिकार करके 1833 ईस्वी करके 1835 में लेह पर भी अधिकार कर लिया था। तो उसने क्या किया, लद्दाख पे भी आक्रमण किया, लेह पे भी आक्रमण किया और साथ में संपूर्ण जो स्पीति का क्षेत्र है वो जम्मू के अधीन कर दिया था। तो 1835 में क्या हुआ था, स्पीति किसके अधीन हो गया था, जम्मू के अधीन हो गया था। सेनापति जोरावर सिंह ने रहीम खान, जो एक छोटा सा सेना का जवान था, रहीम खान को 1841 में स्पीति का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। तो जोरावर सिंह ने किसको गवर्नर नियुक्त किया था स्पीति का, तो रहीम खान को। कब किया था, 1841 ईस्वी में। 1841 ईस्वी में सिखों ने कुल्लू, ये पीछे भी करवा दिया था कि 1841 ईस्वी में सिखों ने कुल्लू में भी आक्रमण किया था, लाहौल और स्पीति पर भी अपना अधिकार कर लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सन 1840 ईस्वी में जो है सिखों और अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई जिसमें सिख हार गए और पंजाब का पहाड़ी क्षेत्र रावी से सिंधु घाटी तक और लद्दाख तथा स्पीति जम्मू के राजा गुलाब सिंह को दे दिया था। तो 1840 में क्या हुआ, पंजाब का जो पहाड़ी क्षेत्र था, रावी से सिंधु तक का जो क्षेत्र था, लद्दाख था, स्पीति था, ये सब किसको दे दिया था, जो जम्मू का राजा है गुलाब सिंह, उसको दे दिया था। परंतु कुछ समय के पश्चात स्पीति को राजा गुलाब सिंह को दे दिया था और क्या किया था, बाद में क्या किया कि जो स्पीति को राजा गुलाब सिंह से वापस ले लिया और उसके बदले कुछ अन्य प्रांत दे दिया और जो स्पीति है वो कुल्लू के साथ जोड़ दिया गया और कुल्लू, लाहौल तथा स्पीति को मिलाकर एक डिवीज़न बनाया गया। तो ये थी लाहौल एंड स्पीति की हिस्ट्री जो हमने अलग अलग करके की। और वैसे तो मतलब मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इजीली समझा सकूं। अगर कोई त्रुटि रह जाती है, कमी रह जाती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं।